नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अमित करियर एकेडमी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान की क्लास चलने वाली है। संविधान की क्लास में हम लोगों ने कल चर्चा किया हुआ था संविधान की प्रस्तावना पर कि प्रस्तावना क्या है, कहाँ से लिया गया है, संविधान के प्रस्तावना के सोर्स क्या हैं, उन सोर्स की चर्चा कर लिया था। और प्रस्तावना को अंततः हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया था। जो प्रस्तावना के प्रमुख शब्द थे उन शब्दों की हमें चर्चा करनी थी, जिसमें हम लोगों ने दो भागों में उसको बांट करके पढ़ा हुआ था कि जो प्रस्तावना के प्रमुख शब्द हैं उनको जो संविधान सभा बनाई गई थी, संविधान सभा के सदस्यों के कुछ आदर्श थे कि जिन आदर्शों पर चल करके हम लोग अपने आकांक्षा या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले थे, तो उन आदर्शों को हम लोगों ने देख लिया था। और ये आदर्श वर्ग शब्द है, वो आदर्श स्थापित करने वाले शब्द ही भारतीय संविधान के या कहें कि भारतीय शासन प्रणाली के स्वरूप को भी तय करते हैं, जैसा कि कल भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। तो आज हम लोग देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं जो प्रमुख शब्द हैं। ये तो इसमें आपका प्रमुख शब्द में दो भागों में हम लोगों ने बांटा हुआ था। एक तो आपका आदर्श था, आदर्श शब्द, इसमें हम लोगों ने देखा हुआ था पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या कहें संप्रभुता। दूसरा देखें, अच्छा, इसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी कह सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा हम लोग देखें समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतंत्र। पांचवा गणराज्य। इन 5 शब्दों की हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कल। ये 5 शब्द जो प्रमुख शब्द हैं, इसमें आपके संप्रभुता की बात हमें करनी है, समाजवादी की बात करनी है, पंथ निरपेक्ष की बात करनी है, लोकतंत्र एवं गणराज्य की बात करनी है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने कुछ अपने जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था। लक्ष्य जिसे हम लोगों ने आकांक्षा भी कह करके प्रस्तुत किया था, आकांक्षाएँ। तो ये आपके इसमें आपके थी समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता और अखंडता। ठीक है, तो ये आपके हम लोग एक एक शब्द को पढ़ना था, शब्द की चर्चा करनी थी हम लोगों को। पहला जो शब्द है वो आपका है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की हम लोग बात करें तो इसी पे हम लोगों को चर्चा करनी है। देखिए, संप्रभुता को समझने से पहले, इस शब्द को समझने से पहले एक क्वेश्चन का डिस्कस कर ले। एक क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो ये भारत की संप्रभुता निहित किसमें है, ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उसमें आप शुरुआत करेंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना के शुरुआत में ही लिखा गया है, प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या भारत को संप्रभुता प्रदान कौन कर रहा है? तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग, जो शुरू किया गया है कि जो संविधान बनाया गया वो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये पूरे समुदाय, पूरे भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसे भारत की जनता कहा जा रहा है। तो भारत के लोग से इंडिकेट किया गया है। तो संप्रभुता किसमें निहित है उसको हम लोग समझ लें। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, संप्रभुता निहित किसमें है? संप्रभुता
क्या कहें, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, जनता में निहित है। ये आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है, भारत की जनता में निहित है, इसको याद रखिएगा। ये आपके हम भारत के लोग से डिनोट किया गया है। ये जो आपके प्रस्तावना में शुरुआत किया गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यही शब्द निर्धारित करता है कि संप्रभुता किस में निहित होगी। तो हम भारत के लोग ये बताता है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तो संप्रभुता है क्या, उसको हम लोग समझें। देखिए, संप्रभुता होती क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग समझें कि राज्य क्या है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ादी के समय भारत को संप्रभुता मिलनी थी, या कहें भारत को स्वतंत्रता मिलनी थी। अब स्वतंत्रता किस प्रकार की होगी, तो स्वतंत्रता भी कई प्रकार की होती है। जैसे हम लोग देखें, अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य बनने के लिए कुछ अनिवार्य तथ्य हैं। यदि किसी क्षेत्र को हम लोग राज्य की श्रेणी में रखें तो सबसे बड़ा जो पावर होता है वह है आपके संप्रभुता का। तो राज्य की अगर हम लोग बात करें, शासन के आधार पर अगर हम लोग राज्य की बात करें तो ये राज्य जो होगा वह राज्य के कुछ अनिवार्य तत्व हैं। राज्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं? राज्य बनने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। एक तो आपका निश्चित भूभाग हो, निश्चित भूभाग। दूसरा हम लोग देखें जनसंख्या हो, जनसंख्या। तीसरा अगर हम लोग देखें तो यह आपके जनसंख्या में शासन का संचालन करने के लिए वहाँ सरकार भी होगी। चौथे की अगर हम लोग बात करें तो संप्रभुता, जिसकी हम लोगों को चर्चा करनी है। यह आपका राज्य का अनिवार्य तत्व है। अगर संप्रभुता किसी देश के पास है तो उसे हम लोग राज्य की संज्ञा देंगे, अदरवाइज उसके राज्य की संज्ञा नहीं देंगे। तो उसमें भी आपके राज्य के भी कई कैटेगरी है। जैसे हम लोग देखें, उपनिवेश होता है, पूर्णतः गुलाम राज्य, उसके बाद डोमेनियन स्टेट होता है, दोहरा शासन वाला राज्य, तो और तीसरा आपका संप्रभु राष्ट्र होता है, संप्रभु राज्य होता है। तो जो संप्रभु राज्य हो मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र राज्य जो होगा, राष्ट्र जो होगा, वही आपका संप्रभु राष्ट्र होगा। तो इसमें हम लोग देखें निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता। तो ये 4 चीज़ें जरूरी हैं आपके ये राज्य बनने के लिए। इसमें हम लोगों को संप्रभुता की चर्चा करनी है, या कहें कि संप्रभुता जो है वो राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य संप्रभुता होगी क्या? संप्रभुता 2 आधारों पर निर्धारित की जाती है, 2 आधारों पर तय किया जाता है कि संप्रभु होगा या नहीं होगा। जैसे एक तो हम लोग देखें आंतरिक स्वतंत्रता, दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? ऐसे मान लीजिए भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय सरकार है, वो भारत में शासन प्रशासन किस तरीके से चलाना है, क्या किसी से पूछती है या किसी से परमिशन लेती है क्या? तो ऐसा नहीं है। भारत से परमिशन, भारत सरकार जब भी कोई कानून बनाना चाहेगी तो वो किसी से परमिशन नहीं लेगी, जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से शासन का संचालन कर सकती है। हाँ, लेकिन उनके लिए भी तय किया गया है कि वो पूरी तरीके से निरंकुश नहीं हो सकते। इनके लिए भी नियम कानून बनाने के लिए कुछ लिमिटेशन तय किया गया है, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान ही इनको आधार प्रदान करता है कि कानून किस तरीके से बनाया जाएगा, कितनी लिमिट होगी कानून की। या ऐसा तो नहीं है कि वो जिस तरीके से चाहे कानून बना दे, किसी के अधिकारों का हनन होने लगे, तो ऐसा नहीं है। संविधान क्या करेगा? सबको लिमिटेशन प्रदान करेगा कि कानून कोई बनाया जाएगा तो उस कानून बनाने की सीमा क्या होगी। ये आपके आंतरिक स्वतंत्रता है। आंतरिक स्वतंत्रता में आप देखिए जो कानून बनाए जाते हैं वह आपका क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो सामाजिक कानून, सामाजिक कानून,
या सामाजिक विधि। दूसरा हम लोग देखें तो आर्थिक विधि। तीसरा हम लोग देखें तो यह आपका राजनैतिक विधि। ये जो आपकी विधियां बनाई जाएंगी ये आंतरिक रूप से जब भी शासन का संचालन करना होगा तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विधि का निर्माण कौन करेगी? वो भारत की संसद करेगी, भारत का राष्ट्राध्यक्ष करेगा। बिना राष्ट्राध्यक्ष के परमिशन के कोई भी कानून बनना नहीं है। तो आंतरिक रूप से शासन किस तरीके से चलाया जाए इस पर पूर्णतः नियंत्रण या पूरी तरीके से स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए कौन? यह भारत का राष्ट्राध्यक्ष। यह इसकी आंतरिक स्वतंत्रता है। जब भारत गुलाम था, मतलब ये कहें कि 1935 के पहले, 1935 में तो हम लोगों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल गया। डोमिनियन स्टेट मतलब यह कि दोहरा शासन, या एक तरीके से कहें कि डोमिनियन स्टेट का मतलब यह जिसे आंतरिक स्वतंत्रता तो मिली हो परंतु वह स्वतंत्रता नहीं मिली हो। जैसे हम लोग देखें 1937 में भारत में पहली बार चुनाव भी करवा लिया गया था। भारत में किस तरीके से अब विभिन्न प्रांतों में जो सरकारें बनाई गई थी वो शासन किस, अपने क्षेत्र का शासन किस तरीके से संचालित किया जाएगा वो लोग खुद निर्धारित कर सकते थे, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं थे कि वो किसी दूसरे देश से, जब भी कोई बाह्य मामला होता था, किसी दूसरे देश से संधि या समझौता करने का मामला होता था, उसके लिए भारत स्वतंत्र नहीं था। जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष थे वो स्वतंत्र नहीं थे। वो उसके लिए जब भी कोई काम करना होता था वह रूप से, आप कहें कि भारतीय सीमा के बाहर यदि कोई निर्णय लेना है तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही निर्णय लेती थी कि किस देश से किस तरीके का समझौता करना है। यही आपका आंतरिक मामला 1937 से लेकर के, या कहें 1935 के अधिनियम तो मिल गया लेकिन 1937 में लागू हुआ, तो 1937 से लेकर के भारत 26 जनवरी 1950 तक की बात करें तो ये आपका डोमिनियन स्टेट के रूप में ही कार्य कर रहा था। लेकिन कुछ वरीयता मिल जाती है जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 तक, लेकिन हमने काफ़ी शक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रखा था जब तक हमारा भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक। तो यह आपका आंतरिक स्वतंत्रता हो गई। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का पावर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं थी 1947 के बाद, लेकिन वह बाह्य मामले में निर्णय लेने का पावर रखता था 1937 के बाद से 1947 तक। ज़्यादातर अधिकार उसी के अंतर्गत थे, जिसे हम लोग डोमिनियन स्टेट के रूप में कह रहे थे। जब भारत आज़ाद हो गया 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में निर्मित होता है। कब? 26 जनवरी 1950 को। मतलब यह कि बाह्य रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी किसको मिल गई? इसी को मिल गई, भारत को मिल गई थी। जिसमें आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि या समझौता कह लीजिए, या किसी भी देश से हमें मित्रता रखनी है या शत्रुता रखनी है, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्राध्यक्ष कर सकता है। तो किसी भी देश को देश से मित्रता या शत्रुता बनानी है, जिसको भी जैसा भी बनाना चाहे, जिससे भी जिस तरीके से रिलेशन रखना चाहे वो रख सकते हैं। या कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की स्वतंत्रता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये इसके बाह्य स्वतंत्रता है, ये आपके आंतरिक स्वतंत्रता। यदि हम लोग इन सारी चीज़ों को देखें, संप्रभुता शब्द, संप्रभुता है क्या, इसको हम लोग समझे तो किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। जैसे हम लोग अगर सामाजिक विधि की बात करें, सामाजिक विधि में क्या है? अब भारत का राष्ट्राध्यक्ष ये निर्धारित कर सकता है कि भारत में किसको किस तरीके की सुविधा देनी है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चा कब तक की एजुकेशन ले सकता है, या ये कह सकते हैं कि उसके यहाँ एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी,
या मान लीजिए कार्य करने की जो स्वतंत्रता है, वो काम करने का तरीका जो है वो किस तरीके से कारखाना अधिनियम या वगैरह जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं जो समाज में लागू होते हैं, वो सारा कुछ करने के लिए उत्तरदायी कौन है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष करने के लिए स्वतंत्र है। कोई बाहरी शक्ति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी कि आप किस तरीके से विधि का निर्माण कर रहे हैं। आर्थिक विधि में भारतीय सरकार के पास जितने भी संसाधन है, संसाधन का वितरण समान रूप से करे या उससे संबंधित कोई विधि बनाए, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई बाहरी शक्ति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाँ, भारत के लोग यदि चाहें तो उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, भारत सरकार का खिलाफत कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार जब किसी भी नागरिक के या कहें कि किसी समाज का यदि उसके कार्य से, जो भी कार्य सरकार कर रही है उसके कार्य से वो प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में उसको आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, वो कर सकती है। परंतु कोई दूसरा देश ये नहीं कर सकता कि आप इस तरीके की विधि का निर्माण मत कीजिए। राजनीतिक अधिकार में किसी सरकार ये निर्धारित कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या वोट देने का अधिकार रखता है या वोट देने का अधिकार नहीं रखेगा। तो इस तरीके से विधि का निर्माण भी कौन करेगी? ये भारत का राष्ट्राध्यक्ष कर सकता है। ये तय करते हैं कि भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। और बाह्य रूप से स्वतंत्रता ये दिख रहे हैं कि कुछ पॉइंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि समझौता करना है तो वो कैसा संधि या समझौता करना है, ये भारत सरकार स्वतंत्र है या भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपके आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता आपको समझ में आ गई होगी। आगे की चीज़ों की हम लोग बात करें तो ये आपके संप्रभुता है। आगे इस तरह से अगर हम लोग आगे की चर्चा करें तो संप्रभुता शब्द के थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें तो अगला जो शब्द होगा वो हमारा है समाजवादी। अगला शब्द जो है वह आपका समाजवादी है, जो सरकार के शासन के स्वरूप को भी तय करेगा। तो ये आपका समाजवादी की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। एक शब्द आपका संप्रभुता आपने समझ लिया। संप्रभुता का मायने क्या था? अगर सीधा सीधा शार्ट में आपसे पूछा जाए कि संप्रभुता का अर्थ क्या है, तो ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वह राष्ट्र कैसा होगा? संप्रभु होगा। और संप्रभु होना किसी राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। यदि संप्रभुता है तब तो वो राज्य की श्रेणी में आएगा, नहीं तो क्या होगा? वो राज्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए आगे अगर हम लोग समाजवादी की बात करें तो समाजवादी भी एक लंबा कॉन्सेप्ट है। समाजवादी शब्द वैसे भी मूल संविधान में भारत के था नहीं। भारतीय संविधान के मूल संविधान में समाजवादी शब्द तो नहीं था, प्रस्तावना में नहीं था। बाकी इसको हम लोगों ने आंतरिक रूप से छुपा के रखा हुआ था। छुपा के क्यों रखा था, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। हम लोग देखें, जब हम लोग डीपीएसपी की चर्चा करेंगे आगे, भाग 4 की बात करेंगे, तो वहाँ आपको अनुच्छेद 38 के अंतर्गत ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार ऐसा प्रयास करेगी राज्य के नागरिकों के लिए। हमने राज्य के नागरिकों को तो यह समाजवादी शब्द या समाजवादी बोल दिया था कि भाई समाजवादी व्यवस्था लागू होगी, तो क्या केंद्र लागू नहीं करेगी? तो केंद्र के लिए भी व्यवस्था थी, परंतु यह कहीं हमने प्रस्तावना में हाईलाइट नहीं किया था कि प्रस्तावना में ऐसे शब्दों को हमने शामिल नहीं किया था। तो शामिल कब किया गया? यहाँ तक क्वेश्चन और समझे कि प्रस्तावना में अब तक संशोधन कितनी बार हुआ है। तो आप देखेंगे संशोधन एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में हम लोगों ने 3 नए शब्द जोड़े थे। इस चीज़ को हम लोग समझ लें। यह शब्द आपका 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 द्वारा अब तक प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ है, जिसमें आपको 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। इसमें आपका पहला था यही समाजवादी, जिसकी हमें चर्चा करनी है, समाजवादी। दूसरा है आपका
पंथ निरपेक्ष, तीसरा हम लोग देखें अखंडता। ये 3 नए शब्द आपके संविधान में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसकी हमें चर्चा करनी है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, क्या ये तीनों शब्द हमारे लिए नए थे? तो हम कहेंगे कि नहीं। हमारे संविधान के किसी न किसी आर्टिकल या किसी पार्ट में आप देखेंगे इसका जिक्र हम लोगों ने किया हुआ था, लेकिन हमने अपने आप को शो नहीं किया था कि हमारी जो व्यवस्था है वो समाजवादी प्रकार की व्यवस्था होगी। क्यों नहीं शो किया था, इस पर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। समाजवादी, क्योंकि इसको हम लोग विश्व के संदर्भ में पढ़ करके, विश्व के संदर्भ में रिलेट करके, तुलना करके देखेंगे, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग समाजवादी शब्द की चर्चा करेंगे कल, क्योंकि एक बड़ा विषय है समाजवादी। लाया कहाँ से गया है, इसमें आपके रूस और अमेरिका दोनों के बीच में संघर्ष का दौर चल रहा था जब भारत आज़ाद हो गया था, या कहें जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उस टाइम पे पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो हमने देखा कि एक संस्था बना दी गई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का गठन 1945 में तो कर दिया गया था। कहा गया कि अब विश्व में तृतीय विश्व युद्ध ना होने पाए, इसकी रखवाली करेगा, इसकी देख रेख करेगा, या समझौता करने का प्रयास करेगा, नियंत्रण करने का प्रयास करेगा पूरे विश्व पर, कि ऐसे कोई युद्ध, तीसरा युद्ध ना होने पाए। तो अब ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था। हम लोग हथियार से युद्ध नहीं करने वाले थे, लेकिन वाक युद्ध चल रहा था, व्यापारिक युद्ध चल रहे थे। पूरे देश में अपने शासन, अपनी सत्ता स्थापित करने का दौर चल रहा था। इसी के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसमें एक तरफ आपका रसिया होता है, दूसरी तरफ ब्रिटेन और यूएसए जैसे देश रहते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था का पोषक, समाजवादी व्यवस्था का पोषक कौन है? रूस है। तो अब हमने क्या किया, रूस वाली व्यवस्था को शामिल किया, यूएसए वाली व्यवस्था को शामिल नहीं किया। तो ऐसे में एक बड़ा संघर्ष है। उन संघर्षों को हम लोग कल चर्चा करते हैं आगे की क्लास में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।